हेलो बीएससी सिक्स सेमेस्टर, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और उसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अब हम कहाँ पहुँचे हैं, चलिए देखते हैं एक बार। तो पहुँचे हैं हम कहाँ पहुँचे देखेंगे। तो हम पहुँचे हैं यहाँ, हमारा टॉपिक का नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हम डी ब्रॉगली तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है ये। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक तरीके से बोर के मॉडल को फेल कर देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोर के मॉडल को फेल कर देता है। क्यों? क्योंकि हाइजेनबर्ग के अनुसार आप इलेक्ट्रॉन को देख ही नहीं सकते। आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एग्जैक्टली बता ही नहीं सकते कभी। और अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो, तो फिर इलेक्ट्रॉन के लिए एक डेफिनेट पाथ, एक रास्ता कैसे तय कर सकते हो भाई। तो हाइजेनबर्ग बोर को कहता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को देख ही नहीं सकते, अब अभी आएंगे उस फंडे में वो क्यों ऐसा कह रहा है। तो एक तरीके से ये समझिए कि हाइजेनबर्ग नील्स बोर के लिए कुछ इस तरह से उसके बारे में सोच रहा है कि जब आप इलेक्ट्रॉन को देख ही नहीं सकते हो, तो उसके लिए एक डेफिनेट रास्ता, एक ऐसा सर्कुलर पाथ, एक ऑर्बिट की कल्पना कैसे कर सकते हो। इसीलिए ध्यान रखना कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद, इस प्रिंसिपल के बाद हम इलेक्ट्रॉन के लिए कोई डेफिनेट रास्ता होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें घूमता होगा, ऐसी सारी बातें छोड़ देते हैं और हम ऑर्बिट वाले कॉन्सेप्ट को ही छोड़ देते हैं और हम आ जाते हैं ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल में आ जाते हैं तो ये सारी बातें होंगी। पहले हम हाइजेनबर्ग कहता क्या है और क्यों कहता है उसको समझते हैं। तो हाइजेनबर्ग कौन है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हाइजेनबर्ग क्या कह रहा है। हाइजेनबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या कहता है उसको देखते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स, इसके बाद अब क्वांटम मैकेनिक्स पूरी आ जाएगी। बोर इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स रास्ता है। बोर भी इलेक्ट्रॉन को वेव मान रहा है, बोर भी इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल के साथ साथ वेव मान रहा है और इलेक्ट्रॉन के एक फिक्स रास्ते की कल्पना कर रहा है। लेकिन हाइजेनबर्ग कहता है कि इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स रास्ता नहीं हो सकता। अगर आप इलेक्ट्रॉन को देख ही नहीं सकते, अगर आपने आज तक इलेक्ट्रॉन को देखा ही नहीं है, तो आप इलेक्ट्रॉन के एक फिक्स रास्ते की कल्पना कैसे कर सकते हो। तो ऑर्बिट को हटाओ, हम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को, अब बोल रहा है कि इसको हटा दो, इसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दो। ठीक है। तो हाइजेनबर्ग क्या करता है, कहते हैं कि हाइजेनबर्ग के बाद क्या शुरू हो जाती है, क्वांटम मैकेनिक्स का ये सबसे बड़ा सिद्धांत है। ठीक है। अभी क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में आप छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बिहेवियर को, जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे मूविंग पार्टिकल के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है उसमें। अभी चलेंगे हम उसी में। इसे वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1927 में दिया। इसको तो आप, ये तो बेसिक सा एक हिस्ट्री जैसा। अब हाइजेनबर्ग कहता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइजेनबर्ग ये कहता है कि हम किसी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन या कोई भी जो मूविंग पार्टिकल है, फास्ट मूविंग पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जैसा कोई पार्टिकल जो है, उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम, मोमेंटम या वेलोसिटी दोनों में, मतलब उसके वेग को, यानी कि उसकी वेलोसिटी को। ठीक है। अब वेलोसिटी से ही मोमेंटम बनता है, वी एम वी मोमेंटम होता है। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे, मोमेंटम की बात करेंगे, तो एक ही बात हो जाएगी यहाँ पे। तो ये जो प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग, वो कह रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसको और उसके मोमेंटम को एक साथ सही सही कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल यार, इम्पॉसिबल है कि आप इलेक्ट्रॉन को देख भी रहे हो और उसकी वेलोसिटी को भी कैलकुलेट कर रहे हो बिल्कुल सही सही। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं एक बस को देख सकता हूं, हाँ वो बस वहां पे खड़ी है, और उस बस की स्पीड, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। आप जैसे एक बस आप देख रहे हो ना, आप दूर से आपने एक बायनोकुलर लगाया
और आप एक रोड में बस को देख सकते हो, आप बिल्कुल एग्जैक्टली बता सकते हो बस कहाँ पर है। और इसके अलावा आप वो बस इस जगह से इस जगह तक पहुंचने में है, उस बस ने एक पॉइंट से वो बस चली है और बी पॉइंट तक वो बस गई है, आपको दिख रही है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितनी उसकी वहां पर टाइम लगा, तो आप उसकी वेलोसिटी को बिल्कुल सही सही बता सकते हो। मतलब आप बस चलती हुई बस की पोजीशन भी बता सकते हो और उसकी वेलोसिटी को भी सही सही बता सकते हो। लेकिन आप, हाइजेनबर्ग कहता है, लेकिन आप ऐसा एक इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं कर सकते बाबा। तो कहता है आप इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन को आप देख भी लो, आप इलेक्ट्रॉन को देख भी लो और उसकी वेलोसिटी को भी बिल्कुल सही सही बता दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब वो ऐसा क्यों कह रहा है उसको समझते हैं, लेकिन आप बिल्कुल अच्छे से इस पॉइंट को याद कर लो कि यही है हाइजेनबर्ग, कि आप इस सिद्धांत के अनुसार किसी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल, यहां पे इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, तो यहां पे आप मतलब इलेक्ट्रॉन की जगह पे और क्या लिख सकते हो, यहां पर आप इलेक्ट्रॉन की जगह पे और क्या लिख सकते हो, यहां पे इलेक्ट्रॉन की जगह पे लिख सकते हो माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल। यहां पे लिख सकते हो माइक्रोस्कोपिक, छोटा सा एकदम माइक्रोस्कोपिक, आप लिख सकते हो माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल लिख सकते हो बहुत ही आराम से। तो माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल के इस पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ हम पता नहीं कर सकते, ठीक है। अभी ये फॉर्मूले बाद में आते हैं। अब मैं आपको इसका अच्छा मैथम इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल बोल रहा है, टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। आप उसकी पोजीशन को और उसी वक्त उसकी वेलोसिटी को आप पता नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं पता कर सकते, इसको मैं समझाता हूं। तो इसको पता क्यों नहीं कर सकते, मान लेते भैया ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और आपने इस इलेक्ट्रॉन की क्या करनी है, इस इलेक्ट्रॉन की आपने, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, ऐसा एक कल्पना करते हैं। वो बोल रहा है भैया ठीक है भाई, ठीक है बोर, तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे तुम्हारे हिसाब से चलते हैं। वो कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा है, कहीं मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो वो कहता है कि हम चलो इसकी वेलोसिटी को तो निकाल सकते हैं, इसकी वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, ऐसा वो कह रहा है। अब आप बोलोगे सर यार हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। तो कैसे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, चलो पहले उसको समझते हैं। तो वो ये कह रहा है कि चलो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, अब हम उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है, कि भैया इतनी इसकी वेलोसिटी होगी। अच्छा कौन सा फॉर्मूला है जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताएगा, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना एक फील्ड के अंदर है, पॉजिटिव फील्ड इस तरफ है, इस तरफ इसमें नेगेटिव फील्ड है, और मान लेते हैं कि ये डिफरेंस दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस v का है, पोटेंशियल क्या है, v है। तो ये जो मैं एक फील्ड दे रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड के बीच में रखा है, और इन दोनों के बीच में जो अंतर है, जो इनमें वो पोटेंशियल है वो v है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खुद का चार्ज q है मान लेते हैं। तो यार ये इलेक्ट्रॉन जो है इस फील्ड के अंदर, इस फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज q है और फील्ड की शक्ति v है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस शक्ति के साथ, qv शक्ति के साथ, qv एनर्जी के साथ जो है पॉजिटिव प्लेट की ओर भागेगा, ये इस पॉजिटिव प्लेट की ओर भागेगा। फिर समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में है, और ये इलेक्ट्रॉन किस रफ्तार से, किस एनर्जी के साथ इस पॉजिटिव प्लेट की ओर भाग रहा है, आप उसको निकाल सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यू चाहिए आपको, और इन दोनों के बीच में भाई जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा उतना ही तो खींचेगा ना, वो उतना ही खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यू चाहिए, और वो दोनों के बीच में कितना फर्क है, वो दोनों प्लेट के बीच में कितना फर्क है, पोटेंशियल कितना है, चार्ज का कितना फर्क है, पोटेंशियल कहते हैं उसको v। जितना ज्यादा वो प्लेटें पॉजिटिव नेगेटिव होंगी, वो इलेक्ट्रॉन उतना ही तेजी से भागेगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो गति है, जो उसकी वेलोसिटी है, वो दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो उसके खुद के चार्ज के ऊपर q, और जो पोटेंशियल है v उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, एनर्जी होगी।
अच्छा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को आप एक और तरीके से निकाल सकते हो, वो है हाफ एम वी स्क्वायर। ये भी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला। भाई जब मोशन कर रहा है तो एक ही एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन किस रफ्तार से मोशन कर रहा है, उसको निकालने के लिए आप क्यू वी लगा सकते हो, उसको निकालने के लिए हाफ एम वी स्क्वायर लगा सकते हो। तो यार वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, क्यू वी अपॉन, अच्छा क्यू वी अपॉन ये नीचे एम आ जाएगा नीचे, और टू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। या वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट टू क्यू वी अपॉन एम। तो यार ये है वो फॉर्मूला। तो आप एक फील्ड के अंदर, एक पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड के अंदर, एक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की क्या गति होगी, कितनी उसकी स्पीड होगी, उसको आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और फॉर्मूला है अंडर रूट टू क्यू वी अपॉन एम, जहां पे क्यू क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वी क्या है उस फील्ड की पावर, उसकी पोटेंशियल, और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आप इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलो मैंने इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉन की क्या निकाल ली, वेलोसिटी निकाल ली। अब मुझे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मालूम चल गई है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसकी पोजीशन निकालने की कोशिश करता हूं। तो इसकी पोजीशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी पोजीशन निकालने के लिए मैं इसकी पोजीशन निकालने के लिए मुझे इस पर लाइट डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो अब मैं इसके ऊपर लाइट डालूंगा। तो जैसे ही हम किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट डालते हैं, तो लाइट में जो पार्टिकल होता है फोटोन, भाई लाइट किससे बनी है, फोटोन से बनी है। लाइट में क्या होते हैं, कण होते हैं, छोटे छोटे फोटोन। तो ये फोटोन जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ेंगे, आप इस संसार में किसी भी चीज को लाइट से देखते हो। अब मुझे देख रहे हो लाइट से, मुझ पे लाइट टकरा रही है, तुम तक आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी बस को देख रहे हो, लाइट टकरा रही है, तुम तक आ रही है, बस दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए उस पर लाइट डालोगे तो प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है। तो जैसी लाइट उससे टकराती है, तो ये लाइट उससे टकरा के उसके उसकी स्पीड को चेंज कर देती है, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर देती है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। भैया टकराएगी ना, तो लाइट आई और टकराई इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन एकदम धक्का मार के आगे चला गया, तो उसकी क्या चेंज हो गई, इलेक्ट्रॉन की क्या चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई। और वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, एम वी, ये भी चेंज हो जाएगा। और ये लाइट तुम तक पहुंचेगी, तुम्हारी आंख तक, तो तुम्हें यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। तो यार मैं इलेक्ट्रॉन की जब पोजीशन पता करूंगा, तो मुझे उसका वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। जब दिखेगा आपको इलेक्ट्रॉन, तब तक तो इलेक्ट्रॉन फोटोन की टक्कर की वजह से उसकी वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जब आपको उसकी पोजीशन मालूम चलेगी इलेक्ट्रॉन की, तब तक उसकी वेलोसिटी में फर्क आ जाएगा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और जब आप उसको उसकी वेलोसिटी को निकाल पा रहे हो, तब तक आप उसको देख नहीं पाओगे, क्योंकि देखने के लिए फोटोन चाहिए। फोटोन डालने फिर वही पंगा, दिखेगा लेकिन वेलोसिटी चेंज। तो यानी कि आप अगर वेलोसिटी पता कर रहे हो फॉर्मूले से, तब आप देख नहीं पा रहे हो। और जब आप देख पाओगे, टकरा के फोटोन टकरा के तुम तक आएगा, तब उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। इसका मतलब जब आप उसकी पोजीशन पता कर पाओगे, तो वेलोसिटी में फर्क आएगा। और जब वेलोसिटी पता करोगे, तो किस में फर्क आएगा, पोजीशन में फर्क आएगा। तो ये यहां पर जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी कहती है। तो समझ गए होंगे कि भैया क्यों प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चलो फॉर्मूले से निकाल लिया हमने, ठीक है। लेकिन अगर हम उसकी पोजीशन पता करेंगे, फोटोन डालना पड़ेगा। फोटोन डालने से इलेक्ट्रॉन हिल जाएगा, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। पोजीशन तो मालूम चल जाएगी, लेकिन वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। तो ये सिद्धांत कहता है कि यार अगर आप उसकी डेल्टा एक्स मतलब कितना पोजीशन गलत निकाल रहे हो, इसको बोलते हैं कितना पोजीशन गलत निकाल रहे हो, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब कितना गलत निकाल रहे हो। सही निकालोगे अगर पोजीशन, तो डेल्टा एक्स बहुत कम आएगा। बहुत गलत निकालोगे, मतलब आंसर आना चाहिए 2 और आप निकाल रहे हो 7, ठीक है। आप निकाल रहे हो 3, तो कितना आ रहा है, 3, 1 का आंसर, 1 डिफरेंस आ रहा है। लेकिन आंसर आना चाहिए 2 और आप निकाल रहे हो 7, तो कितना आ रहा है फर्क यहाँ पे, 5 का। तो यानी कि जितना ज्यादा सही निकालोगे आंसर, मतलब सही तो ये है ना
तो सही के करीब जितना ज़्यादा निकालोगे तो उतनी ये गड़बड़ी कम होगी। तो डेल्टा एक्स क्या है कि भैया कितना आप सही कितना गलत हो, मतलब कितना ज़्यादा आप सही से दूर हो, इसको कहते हैं कितना ज़्यादा पोजीशन में गड़बड़ी है। बिल्कुल सही निकालोगे पोजीशन में कोई गड़बड़ी नहीं है, पोजीशन बिल्कुल सही, बिल्कुल कम आएगी, डेल्टा एक्स कम आएगा। तो डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। वैसे डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, डेल्टा पी होगा यानी कि मोमेंटम, और मोमेंटम तो वेलोसिटी से संबंधित है, तो इसको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो यार मतलब डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मतलब कितना मोमेंटम आप गलत निकाल रहे हो। अगर ज़्यादा गलत निकालोगे तो डेल्टा पी का वैल्यू ज़्यादा आएगा। अगर आप बहुत सही मोमेंटम निकालोगे, बिल्कुल सही के करीब निकालोगे, तो डेल्टा पी का मान क्या आएगा? कम आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये अनसर्टेनिटी है। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि यार जितना तुम पोजीशन सही निकालोगे उतनी ज्यादा मोमेंटम में क्या आ जाएगी? फर्क आ जाएगी। मतलब ये वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ये वैल्यू बढ़ जाएगी। जितनी सटीक आप मोमेंटम निकालोगे, जितना सही मोमेंटम निकालोगे, उतना ही गलत क्या आ जाएगा? जितना सही आप मोमेंटम निकालोगे, यानी कि ये जितना कम होगा, सही यानी कि इसको कम होना चाहिए, जितना सही आप मोमेंटम निकालोगे, मोमेंटम सही निकालोगे तो ये गड़बड़ी कम आएगी। तो जितना सही मोमेंटम निकालोगे डेल्टा पी उतना कम होगा। तो अगर आप बिल्कुल सही मोमेंटम निकाल रहे हो तो ऐसे में क्या आ जाएगी? पोजीशन गलत निकलेगी और मोमेंटम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस थ्योरी के अनुसार, इस प्रिंसिपल के अनुसार, मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी है और जो पोजीशन की अनसर्टेनिटी है वो एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ गया आप मेरी बात को? मतलब सही पोजीशन निकालोगे मोमेंटम गलत निकलेगा, डेल्टा एक्स कम होगा, आप सही निकाल रहे हो पोजीशन लेकिन मोमेंटम गलत निकल रहा है, डेल्टा पी बढ़ जाएगा। डेल्टा पी कम होगा यानी कि मोमेंटम सही निकाल रहे हो तो पोजीशन गलत हो जाएगी, मतलब पोजीशन गलत निकाल रहे हो, डेल्टा एक्स बढ़ जाएगा। यानी कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी क्या एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद यहाँ पे हम एक कांस्टेंट देते हैं कि, ठीक है, ऐसा लिखते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी बराबर क्या आ जाएगा? के। और के की वैल्यू जो होती है, के की वैल्यू एच अपॉन 4 पाई के इक्वल होती है। एच क्या है? कांस्टेंट। पाई क्या है? कांस्टेंट। 4 क्या है? कांस्टेंट। ये एक्चुअली के को दर्शाता है। तो यानी कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है? एच अपॉन 4 पाई के। यही कौन कहता है? हाइजनबर्ग कहता है। ठीक है, तो हाइजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है। वो बोलता है या तो ये डेल्टा एक्स डेल्टा पी इससे बड़ा होगा, एच अपॉन 4 पाई से बड़ा होगा, या ये एग्जैक्टली एच अपॉन 4 पाई के बराबर होगा, छोटा नहीं हो सकता। अनसर्टेनिटी होती है हमेशा दोनों में। ठीक है, ओके। तो ये आपने याद रखना है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे ऊपर लिखी है कि फॉर्मूला क्या है, एग्जाम में आएगा क्या है? हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी। तो ये यहाँ पे लिखा है आपके सामने, आपने ये बोलना है कि हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी बताता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। ये इसका फॉर्मूला हो गया। और जहां पे डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा पी क्या है और एच क्या है, ये सब आपको बता दिया है। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान रखना। हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल असल में कहता यह है कि आप किसी एक दिशा में इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को और उसके मोमेंटम को, जब इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, किसी डायरेक्शन में जा रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर आप उसकी पोजीशन पता करने की कोशिश करोगे और उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम पता करने की कोशिश करोगे, तब निकालना इम्पॉसिबल है, तब एक साथ निकालना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप एक्स डायरेक्शन में पोजीशन पता कर रहे हो और वाई डायरेक्शन में मोमेंटम पता कर रहे हो, तब आप निकाल सकते हो। ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से एक जगह नोट कर लो कि ये थ्योरी, अब ये ऐसा क्यों है, इसको यहां पर हम प्रूफ नहीं कर सकते। इसको हम जब हायर क्लासेस में ऑपरेटर्स पढ़ते हैं तो वहां एक कॉम्यूटेशन एक कॉम्यूटेशन एक कॉन्सेप्ट आता है और वहां से इसको प्रूफ किया जाता है। तो फिर से याद करो, हाइजनबर्ग कहता है कि पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली इन वन डायरेक्शन। किसी एक दिशा में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हम एक साथ पता नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में पता कर रहे हो
तब पॉसिबल है मैथमेटिकली, तब ये चीज़ पॉसिबल है। अगर आपको ये बात याद रखनी है, इसको जरूर याद रखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिलहाल के लिए बीएससी में इसका कोई अभी इस बात को प्रूफ करते हैं हम, कम्यूटेशन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम इस चीज़ को प्रूफ करते हैं कि क्यों हम एक डायरेक्शन में नहीं निकाल सकते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। इसको हम आगे मतलब हायर क्लास में प्रूफ करते हैं, जरूर कहीं ना कहीं आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने बात बताई आपको, आप यहाँ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को हमें देखना है तो क्या होता है, तो हमें उस इलेक्ट्रॉन पे फोटोन डालना पड़ेगा, ठीक है। जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, हमारी आंख या डिटेक्टर तक वापस आता है, तब हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन दिखती है, मतलब पोजीशन हमें दिख गई। लेकिन फोटोन बहुत छोटा होता है और बहुत उसमें एनर्जी है, इसीलिए उसके टकराने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की गति बदल जाएगी, उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, और इसी वजह से हम उसको देख तो पाएंगे ठीक ठीक, लेकिन हम उसकी वेलोसिटी वहां पे बदली हुई महसूस करेंगे। मतलब आप पोजीशन तो पता कर सकते हो, लेकिन वेलोसिटी पता उस वक्त नहीं कर सकते। हमें उसे ठीक से जान पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है। तो उम्मीद है कि आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मालूम चल गया होगा, ठीक है। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।